क्या ये दबाव था जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपने नेता को हड़काना पड़ गया? पहले भी प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर चुके हैं, उसके बावजूद बयानबाजी का दौर रुका नहीं है, या प्रधानमंत्री का ये इशारा रहता है। तो ये जो है ना, ये इनका विरोधाभास जो है, तो उन्हीं की भाषा में जो है कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है कि नहीं होती है, तो कोई सीमा नहीं होती जब हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा कि एक अभियान सा छेड़ दिया कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पर जो हमला है वो हिंदुत्व पर हमला है, जो एक प्रचार किया जा रहा है। तो क्या बाबा को बड़ा बनाया जा रहा है? तो इन बाबाओं को लेकर के जो सियासत की कोशिश हो रही है ना, वो सियासत कहीं ना कहीं हिंदुत्व के दायरे में उन वोटरों को बांधे रखने की कोशिश है जिनके छिटकने का खतरा है। मेरे को तो एक ही बात कहनी है कि पहले एक वक्त होता था जब जो बाबा लोग थे वो कैलाश पर्वत पर रहा करते थे, तपस्या किया करते थे, और आजकल बाबा ग्रेटर कैलाश पर रहते हैं एसी के कमरे। आखिर बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्ट में तमाम न्यूज चैनल्स अचानक क्यों आ गए हैं? आखिर न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद लेकर क्या जताना चाहते हैं? क्या ये न्यूज चैनल्स के एक नए तरीके का भक्ति काल है जिसमें पहली बार किसी धर्माचार्य के खिलाफ ना बोलकर, धर्माचार्य के अंधविश्वास का भंडाफोड़ ना करके उसके सपोर्ट पे सारे न्यूज चैनल्स आ गए हैं? इसके पीछे का क्या खेल है, इस पर आज करेंगे चर्चा। इसके अलावा फिल्म पठान के विरोध में अपने नेता को, नरोत्तम मिश्रा को बिना नाम लिए कैसे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने हड़काया और उनको नसीहत दी कि हर फिल्म पर बयान देना जरूरी नहीं है। ये दोनों मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे आज हम। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रवीण गौतम मेरे सहयोगी, इसके अलावा विजय विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही सर का अपना यूट्यूब चैनल है इन्हीं के नाम से, आप चाहें तो आप इनके यूट्यूब चैनल में इनकी बेबाक राय रोज सुन सकते हैं। युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और मेरे दोस्त अभिषेक कुमार जुड़े हैं मेरे साथ, 4 PM में अपना प्रोग्राम भी चलाते हैं। अभिषेक जी की बेबाक बहस आपने रोज शाम सुनी होगी। तो शुरुआत सर मैं आपसे करूंगी, और शुरुआत पहले फिल्मों के बॉयकॉट को लेकर जो माहौल बना और अमिताभ बच्चन ने जो बात कही कि अभिव्यक्ति की आजादी पर जो सवाल उठाए, कहा कि मीडिया खासतौर पर फिल्मों की सेंसरशिप पर बात बोली अमिताभ बच्चन ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल को लेकर, और ये कहा कि सेंसर बोर्ड के होने के बाद भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जाते हैं, नागरिक की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये दबाव था जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपने नेता को हड़काना पड़ गया कि हर फिल्म पर बयान देना जरूरी नहीं है? देखिए, मैं कुछ चौंकता नहीं हूं प्रधानमंत्री के इस तरह के जो बयान आते हैं। मैं इसलिए नहीं चौंकता क्योंकि ये सब भी एक राजनीति, एक रणनीति का हिस्सा होता है, मुझे ऐसा लगने लगा है। आखिर प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही उसका पहला सेंटेंस ये था कि हम जो अच्छे काम करते हैं वो अच्छे काम ठग जाते हैं आपके एक बुरे बयान की वजह से। तो अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी चिंता अपने अच्छे कामों के प्रचार प्रसार की, तो जब पठान फिल्म पर विवाद चल रहा था तब ये बयान क्यों नहीं आया? इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का इंतजार करने की क्या जरूरत थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी तो मैं उसमें बोलूंगा? आपको ध्यान होगा कि देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रेस को जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक राजनेता की तरह नहीं बोला, एक स्टेट्समैन की तरह बोला। तो ये स्टेट्समैनशिप साल भर क्यों गायब हो जाती है? साल में 3 या 4 बार, 5 बार ही क्यों जागती है? एक इससे पहले भी प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर चुके हैं, उसके बावजूद बयानबाजी का दौर रुका नहीं है बीजेपी के अंदर। तो क्या प्रधानमंत्री के लोग उन्हीं की पार्टी के लोग सुनते नहीं है, या प्रधानमंत्री का ये इशारा रहता है कि आप जो बोलते रहना मौके के हिसाब से, मैं अपनी तरफ से चूंकि मुझे एक बड़ी भूमिका निभानी है और देश की तमाम जनता के बीच में मेरा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा है, तो वो मैसेज वैसे चला जाए और आपकी तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो वैसे चलता जाए। प्रज्ञा ठाकुर के लिए कहा मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, उसके बाद कोई कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए, उनकी जवाबदेही तय हो और उसके आधार पर कोई कार्रवाई हो। ऐसा भी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो सब मुझे लगता है कि अब इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए, लेकिन ये सब सियासी ड्रामेबाजी है। इससे ज्यादा मैं ऐसे बयानों को मेरी नजर में कोई महत्व नहीं देता। मैं पॉलिटिकल मजबूरी है, उसका पॉलिटिकल मजबूरी है इस तरह का बयान देना, वो आगे किसी और सवाल के जवाब में बताऊंगा। जी, विजय सर कह रहे हैं कि ये तो सियासी मजबूरी है और जाहिर तौर पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अभिषेक जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने जैसे ही बयान दिया एक फिल्म को लेकर, उस फिल्म का विरोध जहां गुजरात में हो रहा था
बजरंग दल के कार्यकर्ता दिन के उजाले में मॉल में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे थे। अचानक से गुजरात की पुलिस कहने लगी कि हम प्रोटेक्शन देंगे सिनेमा घरों में, और तमाम जो बयानबाजी थी पठान को लेकर, उस फिल्म के बॉयकॉट को लेकर, वो बंद हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री के बोलने का एक्शन नहीं होता। तो डेविल्स एडवोकेट की तरह अगर इसको इस तरह से लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने देर आए दुरुस्त आए वाला एक ऐसी इंडस्ट्री को लेकर बयान दिया जो इंडस्ट्री बड़े स्तर पर देश में रोजगार पैदा करती है, तो क्या गलत कह दिया पीएम ने? उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। कुमकुम जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डेविल्स एडवोकेट। ये शब्द सुनकर मुझे करण थापर की याद आ गई, और दोस्ती बनी रहेगी वो भी याद आ गया। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के बारे में अभी विजय सर ने बिल्कुल सही कहा कि वो स्टेट्समैन वाली छवि हासिल करना चाहते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू नरेंद्र मोदी जी, एक चीज में हो सकता है मेरे मत से किसी को थोड़ा सा अलग लगे या अनोखा लगे, लेकिन पंडित नेहरू के बाद इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री को मैं जानता हूं, व्यक्तिगत राय में मेरी, जिनको आप स्टेट्समैन का दर्जा दे सकते हैं। एक चंद्रशेखर, एक अटल बिहारी वाजपेयी। किसी तीसरे को मैं नहीं जानता कि स्टेट्समैन का लेवल हासिल हुआ हो, ऑल पॉलिटिकल क्वार्टर में उनकी वैसी एक्सेप्टेबिलिटी रही हो। नरेंद्र मोदी की अब तक जो छवि रही है इस देश में, उस छवि को आप देखें तो कैसी छवि रही है, जो कभी टाइम के कवर पे जो छवि गई थी आतिश तासिर के लेख के माध्यम से, या एक दौर में उनका अमेरिका का वीजा या कई सारे देशों का वीजा, उनके वीजा पर बैन लग गया था, वो एक छवि रही। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे अनगिनत बयान मैं आपको याद दिला दूंगा नरेंद्र मोदी के। मैं ऐसे लोगों को दिल से माफ नहीं करूंगा। ये प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बोला था उन्होंने, दिल से माफ नहीं करूंगा लेकिन एक्शन नहीं लूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे एक अधिकारी को, एक ऑफिसर को बैट से, क्रिकेट खेलने वाले बैट से उसे उन पर अटैक करते हुए दिखे। उसके बाद भी उनके बयान कमोबेश इसी तरह के थे। तो ये अक्सर होता रहा है कि जब कोई घटना हो जाती है और उसको लेकर जब ज्यादा किरकिरी होने लगती है तो प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपको एक रस्म अदायगी लगता है पीएम का ये बयान, तो अनुपम जी, आप तो युवाओं की आवाज मुखरता से, प्रमुखता से उठाते रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर आप हमेशा न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि जमीन पर आंदोलन करते रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, और युवाओं का तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो फिल्मों से प्रभावित रहता है। तो अगर फिल्मों को बचाने के लिए, बॉयकॉट गैंग के खिलाफ प्रधानमंत्री इतनी प्रमुखता से बोले हैं तो इस पर तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। युवा इसको किस तरह से लेता है? देखिए कुमकुम जी, ऐसी किसी बात की तारीफ होनी चाहिए जब कोई प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है तो। लेकिन अभी हम देखिए कॉन्टेक्स्ट में उनके बयान का विश्लेषण कर रहे हैं एक मायने में, और इस तरह का विश्लेषण लोग इसको एक्सप्रेस करें ना करें, लेकिन किसी भी बयान को उसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है। प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं। बीच बीच में उनके साल में 1-2 इस तरह के किसी अलग अलग मसलों पर ही सही, लेकिन बड़ा प्रोग्रेसिव सा, बड़ा डेमोक्रेटिक सा, बड़ा इंक्लूसिव सा बयान अलग अलग इश्यूज पे आता रहता है। और उसी साल जब कोई चुनावी कैंपेन हो रहा होगा तो फिर आप उसी प्रधानमंत्री का एक अलग रूप देख रहे होंगे, जो शमशान कब्रिस्तान कर रहे होते हैं, जो फिर कपड़ों से पहचान कर रहे होते हैं। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं इस प्रधानमंत्री के। एक है जो बिल्कुल जो इलेक्टोरल कैंपेन मोड के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे हैं जिनको एक लार्जर ऑडियंस को मैसेज करना है, कि पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को मैसेज करना है। जैसा विजय जी ने कहा कि एक स्टेट्समैन जैसी छवि बनाने की कोशिश जो करने की कोशिश करनी है। तो मुझे ये लगता है, इसको मैं सिर्फ उतनी ही गंभीरता से लेता हूं कि प्रधानमंत्री की जो एक लगातार कोशिश रही है कि चुनावी जीत के लिए जितना हेट्रेड और डिवाइसिवनेस फैलाना है अपनी मशीनरी के जरिए, वो तो हम फैलाते रहे, लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलली उनकी एक छवि जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी में और एक बड़े वर्ग में जो है वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनको कोई अछूत की तरह ग्लोबल कम्युनिटी में ना देखने लग जाए। तो इसलिए वो देश में होते हैं तो फिर कहते हैं कि मन से माफ नहीं करेंगे प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को। विदेश में जाते हैं तो बताते हैं गांधी के देश से आए हैं। तो ये जो है ना, ये इनका विरोधाभास जो है, तो उन्हीं की भाषा में जो है कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है कि नहीं होती है, तो कोई सीमा नहीं होती जब हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे होते हैं। तो मैं तो इसी तरह से देखता हूँ इनके इस बयान को पठान के कॉन्टेक्स्ट में। प्रवीण, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस प्रधानमंत्री के एक बयान का असर हुआ है। वही गृह मंत्री जो धमका रहे थे कि देखेंगे कि फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी, अब गायब हो गए हैं। फिल्म पठान को लेकर नैरेटिव बदल गया है। बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर सुनील शेट्टी ने भी बोला था योगी जी से कि आप पीएम को बोलिए कि कुछ बोले। तो इसको इस तरह से क्यों ना देखा जाए कि एक बड़ी इंडस्ट्री जो बड़े लेवल पर एक भारत की सॉफ्ट पावर के तौर पर जानी जाती है, बॉलीवुड, उसको सपोर्ट किया है पीएम ने। देखिए कुमकुम, मुझे लगता है कि पठान का विरोध ग्लोबल लेवल पर उल्टा पड़ गया। जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि डबल रोल में रहते पीएम,
तो दुनिया भर में एक बड़ा खराब मैसेज गया, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अब तक की सबसे वाहियात कंट्रोवर्सी थी जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। और रंग पे आप किसी का पेटेंट नहीं कर सकते। तो शाहरुख खान एक ग्लोबल स्टार हैं, बहुत सारे देशों में लोग हमारे देश को शाहरुख खान के नाम से भी जानते हैं, जैसे जर्मनी में बहुत बड़ी फॉलोइंग है शाहरुख खान की और वहां इतनी एडवांस बुकिंग भी हुई है। बिल्कुल। तो हाँ, तो वहां पर विदेशों में जब फजीहत होने लगी तो प्रधानमंत्री को एक संदेश देना पड़ा। सुनील शेट्टी ने भी, जब सीएम योगी के साथ मीटिंग थी आपको याद होगा, तो सुनील शेट्टी ने भी सीएम योगी को जब कहा कि आप पीएम को भी बोलिए कि इस तरह बायकॉट ना किया जाए फिल्मों का, तो इन सब का भी असर पड़ा। अमिताभ बच्चन ने भी कोलकाता में बोला, वहां शाहरुख खान ने इशारों में बोला। तो एक तरह से थोड़ी सी यूनिटी दिखाई बॉलीवुड ने, और ग्लोबल लेवल पर प्रधानमंत्री की छवि को धक्का पहुंचा कि क्या यार, इंडिया में इतना वाहियात बायकॉट किया जाता है एक रंग को लेकर, और देश की सत्ताधारी पार्टी अगर उसके पीछे खड़ी है तो प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचता है। तो वो जो नुकसान पहुंचता है उसको थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया है। वरना ये अब भी ऐसा नहीं है कि जो आईटी सेल है वो अपने काम पे लगी है पीठ के पीछे से। मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप देखता हूं, ये कोई एक आदमी नहीं चलाता है, ये पूरा इकोसिस्टम है। वहां पर आप अब भी पोस्ट देखेंगे कि यार पठान को तो बॉयकॉट करना है, शाहरुख खान का मन्नत बंगला बिकवाना है हमें, अगर ये फिल्म फ्लॉप होगी तो मन्नत बिक जाएगा। ये हर फिल्म जब भी रिलीज होती है शाहरुख खान की, तो इस तरह की पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। और ये कोई आम आदमी नहीं करता है, ये पूरा आईटी सेल का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे फेसबुक ग्रुप और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो ये अपना काम करते रहते हैं, प्रधानमंत्री एक आध बार ऐसा बयान देते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में भी जब चुनकर आए थे दोबारा मोदी जी, तो सांसदों की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि ऐसे कुछ नमूने हैं हमारी पार्टी में जो सुबह उठते ही ये तय करते कि आज कौन सा विवादास्पद बयान देना जिससे हम मीडिया में छप सके, और छपास की बीमारी अच्छी नहीं है, ये मोदी जी ने कहा था। लेकिन उसका कुछ असर तो नहीं हुआ ना। पॉलिटिक्स के लिए नेता विवादास्पद बयान देते रहते हैं, बॉयकॉट वगैरह चलता रहता है, और प्रधानमंत्री एक आध बार ऐसा बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने की कोशिश करते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक विजय विद्रोही जी से सवाल है और अभिषेक से भी सवाल है कि एक तरफ पठान जैसी फिल्म को लेकर या मुस्लिमों को लेकर प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं, एक तरफ पूरा इकोसिस्टम इन सब का विरोध करता है। खासकर बाबाओं का जो इस्तेमाल हो रहा है आजकल, आपने देखा होगा, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा हो, साध्वी प्रज्ञा हो, साध्वी और भी एक आध साध्वी हैं जो लगातार पठान फिल्म को लेकर शाहरुख खान को टारगेट कर रही हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के आपने बयान सुने होंगे कि शाहरुख खान वैष्णो देवी चले गए। तो ये बाबाओं का भी क्या बीजेपी की तरफ से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, या फिर अपने आप ही ये सब फिल्मों को लेकर या किसी दूसरे धर्म को लेकर बयान देते हैं? विजय सर, अब इसको आप रेसिप्रोकल भी मान सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी संघ की नजर में आना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर में आना है, इसीलिए इस तरह का बयान दे देना है। और अगर आप इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे आपको लगता है कि संघ खुश है, बीजेपी आला कमान खुश है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप महामंडलेश्वर हो जाएंगे, या कोई और विभूति हो जाएगी, या कोई और आपका सम्मान बढ़ जाएगा। कुछ चीजें ये भी हो सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पर इस तरह के जो संत समाज के लोग हैं जो बड़े गड़बड़ किस्म के बयान देते रहे, उनको पॉलिटिकल संरक्षण क्यों मिल जाता है, पुलिस का संरक्षण क्यों मिल जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जैसे उत्तर प्रदेश में एक, मैं भूल गया क्या नाम था, एक जलेबी बाबा था। बाबा। हाँ नहीं, एक और बाबा थे जो कहा था कि ये मुसलमान आपके घर में घुस जाएंगे, बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, इस तरह का उलझुल बयान दिया था। लेकिन नीलेश क्या नाम था, मैं भूल गया। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दूसरे छुटभैये बाबाओं को भी लगता है कि इस बहती गंगा में हाथ धोते रहो, हमारा कारोबार बढ़ता रहेगा, हमारा भी जो नेताओं को वोट बैंक का विस्तार चाहिए। तो छुटभैया बाबा कह रहे हैं, लाखों में फॉलोअर है, अब तो न्यूज चैनल के रिपोर्टर भी उनके पैर छूकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं। बड़े आदमी है वो बहुत। अब वो तो देखिए, सब गोदी मीडिया की तो बात करना फिजूल है, सब टीआरपी का खेल है। और टीआरपी के चक्कर में राधे माँ से लेकर हम बहुत सारे देख चुके, बाबा राम रहीम से लेकर कब मीडिया उनके चरणों में गिरता रहा है, और कैसे एक इंटरव्यू के लिए आसाराम बापू वाला ही, जो जितने ये लोग जेल में हैं, इन सब की किस कदर गोदी मीडिया इनके चरणबद्ध होता रहा है, ये अलग कहानी है।
उसकी चर्चा तो हम क्या करें, लेकिन नहीं मोटे नहीं तौर विजय जी, पर लेकिन विजय सर मुझे बताइए कि एमपी में चुनाव है, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम का एक पूरे एरिया में एमपी के बहुत बड़ा प्रभाव है। अब कैलाश विजयवर्गीय भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं कि भाई इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए बाबा जी को लेकर। छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने चैलेंज दिया था कि मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, आप अपनी पंडिताई छोड़ देंगे, साबित कीजिए कि कहाँ धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो क्या मध्य प्रदेश की सियासत एक बाबा के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है क्या आपको अब? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा उस बाबा का प्रभाव होगा कि जो पूरी मध्य प्रदेश की सियासत को अपनी उंगली पर नचा दे। अगर ऐसा ही प्रभाव होता तो वो भी राजनीति में कूद चुके होते। बहुत से नेता तो हैं, नितिन बहुत से गडकरी तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उनके आगे। नहीं विजय जी, आपको क्या लगता है कि प्रभाव है, नहीं तो क्या बनाया जा रहा है? क्योंकि रामदेव भी उनके सपोर्ट में बयान देते हैं, तमाम मीडिया चैनल के धुरंधर पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता नितिन गडकरी से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक उनके दरबार में आशीर्वाद लेने जाते। तो क्या ये सब करके, और मैंने बहुत सारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा कि एक अभियान सा छेड़ दिया कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पर जो हमला है वो हिंदुत्व पर हमला है, तो इस तरह का हाँ जो एक प्रचार किया जा रहा है, तो क्या बाबा को बड़ा बनाया जा रहा है? बाबा को बड़ा नहीं बनाया जा रहा। अगर किसी नेता को लगता है कि बाबा के साथ जाने से, बाबा का आशीर्वाद लेने से 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वोटर बढ़ जाता है, तो हमारा क्या जाता है? बाबा राम रहीम भी इसी चीज के लिए जाने जाते थे, और वो कभी किसी एक चुनाव में बीजेपी के सर पर हाथ होता था, किसी एक चुनाव में कांग्रेस के सर पर हाथ होता था, और फिर गाड़ियां आती जाती थी, और उसके बाद क्या हर्ष हुआ? अभी जेल में सड़ रहे हैं, तब कोई बचाने भी नहीं आया। तो ये बाबा जो दुनिया के दूसरे नेताओं को भविष्य की बात करते हैं, खुद का भविष्य नहीं देख पाए। आसाराम अपने आप को इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा वो कहते रहे मैं श्राप दे दूंगा, फलाना हो जाएगा, अशोक गहलोत की सरकार सत्ता में नहीं आ पाएगी, कांग्रेस। क्या हुआ? बिल्कुल सत्ता में आई, और कहाँ है? जेल में है। एक लड़की ने जो अपने उस पर अड़ी रही अपने बयान पर, और अंदर करवा दिया, अब जेल में सड़ रहे हैं, जमानत भी नहीं हो रही। तो ये तो औकात है इन बाबाओं की। लेकिन मीडिया का एक वर्ग, नेताओं का एक वर्ग, और कुछ बड़े नेताओं का एक वर्ग, अब अगर आप चरणों में गिरता रहा है वोट बैंक की राजनीति के कारण, टीआरपी की राजनीति के कारण, या कुछ ऐसे साधु संतों की, तो अब जो व्यापार में आ गए हैं उनकी चमचागिरी मोदी मीडिया इसलिए भी करता है कि विज्ञापन मिलता है। सिर्फ आशीर्वाद नहीं चाहिए, आशीर्वाद के साथ साथ कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो पेट भरने के लिए कुछ विज्ञापन भी चाहिए, तो वहां से विज्ञापन भी मिलते हैं। तो ऐसे में कौन बोले, एक दूसरे की पीठ खुजलाना, एक दूसरे की पीठ थपथपाना, ये भी एक मुझे लगता है राजनीति का हिस्सा, राजनीति का एक तरह से धंधा हो गया है। इससे ज्यादा क्या अभिषेक जी बताइए, आपको क्या लगता है कि खाली ये विज्ञापन का ही खेल है या खेल बड़ा हो रहा है कुछ? देखिए, मुझे तो लगता है कि विज्ञापन के खेल से बड़ा खेल है। और जहां तक बात बाबाओं की है, तो जब भी इन बाबाओं की हरकतों को देखता हूं, मुझे राजू श्रीवास्तव वाला वो आइटम याद आता है जो उन्होंने बॉम्बे के भाई लोगों के बारे में, कि कैसे बाबा बने भाई लोग और बाबा बन के क्या कर रहे थे। वो आपने भी सुना होगा, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, देखा भी होगा। देखिए, आप ध्यान से बोलिए, कहीं आपको हिंदुत्व का दुश्मन और हिंदुत्व का सबसे बड़ा विलन ना करार दे दिया जाए। नहीं, जो लोग हिंदुत्व का विलेन मुझे करार देने की कुवत रखते हैं, वो कम से कम हिंदुत्व पर आकर, हिंदुत्व के दर्शन पर आकर मेरे सामने ही बात कर ले, वो अलग बात है। आज की तारीख में जितने बाबाओं को आप देखें, वास्तविक बाबा बहुत कम मिलेंगे जो वाकई धर्म, कर्म और इन सारी चीजों से मुरारी बाबू की तरह, कम लोग हैं ऐसे जो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मैक्सिमम मठ पर आप देखें किन लोगों का कब्जा है। किसी भी धर्म के, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म के कोई ऐसे धर्मस्थल जहां अकूत संपत्ति है, उसकी पहरेदारी किसके पास है? किशोर कुणाल बिहार के बड़े चर्चित आईपीएस रहे हैं, विजय सर जानते होंगे, पीएमओ में भी रहे, अयोध्या सेल को हेड किया करते थे। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है और वो कहते भी हैं कि अयोध्या आप चले जाए तो बहुत सारे ऐसे मठ मिलेंगे, छोटे छोटे मंदिर, जहां बिहार से भागे हुए बड़े बड़े दुर्दांत क्रिमिनल बाबा बन के अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं। तो इस परिस्थिति में इन बाबाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, एक निर्मल बाबा, हम लोग जब आज से 7-8 साल पहले की बात है, वो आए थे, उनको लेकर भी बहुत चर्चा हुई, तमाम तरह की बातें हुई। तो इन बाबाओं को लेकर के जो सियासत की कोशिश हो रही है ना, वो सियासत कहीं ना कहीं हिंदुत्व के दायरे में उन वोटरों को बांधे रखने की कोशिश है, जो वोटर जिनके छिटकने का खतरा है किस चीज से? जाति जनगणना से।
जिनके छिटकने का खतरा है अग्निपथ अग्निवीर जैसे मुद्दों से। तो ऐसा तो है नहीं प्रवीण कि असर नहीं हो रहा। बहुत सारे कल सोशल मीडिया में लोगों के मैंने फेसबुक पे डीपी देखे, प्रोफाइल पिक्चर लोगों ने चेंज कर दी, आई सपोर्ट बागेश्वर बाबा, हिंदुत्व के साथ खड़े हो जाओ। वो कभी बागेश्वर बाबा का नाम भी नहीं जानते होंगे, वो 2-3 दिन से ही बागेश्वर बाबा को जानते हैं, लेकिन वो एक भावना तो आ गई ना कि यार हमारे धर्म पर हमला हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसका असर होगा तो कैसा असर होगा? और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय अब खुलकर सपोर्ट पे आ गए हैं बागेश्वर बाबा के, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे की राजनीति। और देखिए, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं, राजनीति और ऐसे बाबा। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जो बाबा अगर सच्चा तपस्वी है तो वो शाहरुख खान, आमिर खान, इन सब के खिलाफ नफरती बयान नहीं देगा, किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो अमर्यादित हैं। सब सच्चा तपस्वी, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि मुरारी बापू हैं, वो राम कथा करते हैं, कभी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करते। हिंदू धर्म में कहा गया है कि नर में ही नारायण है, तो सबके भले का सोचते हैं, वही सच्चे संत होते हैं। वो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी में या टीवी के पर्दे पर आकर ये कहना कि हथियार उठा लो अगर आपको बचना है, इस तरह की बात कभी नहीं करेगा। उसका उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण होना चाहिए अगर कोई सच्चा तपस्वी है तो। अगर बाबा के दरबार में आमिर खान और शाहरुख खान पर बेवजह हमले किए जाते हैं, अब शाहरुख खान आमिर खान से बाबा का क्या लेना देना? शाहरुख खान आमिर खान कोई बुरे व्यक्ति तो है नहीं भाई, फिल्मों से अपना पैसा कमा रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं है, कोई बुरे काम तो करते नहीं है जिससे आम आदमी को नुकसान हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बयानबाजी करना, फिर हम जैसे लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि यार अगर किसी में दिव्य शक्ति है, भगवान ऐसे व्यक्ति पर को दिव्य शक्ति कैसे दे सकते हैं जो कहें कि यार ये रावण की औलाद है, इनका क्या बाप मर गया था, गीला कर देंगे, नंगा कर देंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि पर्सनली कि तपस्वी लोग नहीं करते। सच्चे हिंदू हम भी हैं और सच्चे हिंदू होने का दावा बाबा भी करते हैं, सब सच्चे हिंदू हैं। लेकिन आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है। और जहां तक हिंदुत्व की सच्ची समझ जो अध्यात्म को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि सच्चे बाबा कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते। और इसको प्रोटेक्ट इसलिए किया जा रहा है कि हर बात को जब भी लगता है कि यार इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे बाबाओं का सपोर्ट करके लोगों को भड़काया जाता है कि देखिए ये वामपंथी, ये कांग्रेसी, ये फला फला जो सनातन धर्म के खिलाफ हैं और हम इनके साथ हैं। तो वो ध्रुवीकरण का ये भी एक हथकंडा है जो साल भर चलता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है। जी विजय सर, बस मेरा आपसे बस इतना, एक पत्रकार, एक टीवी के पूर्व पत्रकार के तौर पर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टेलीविजन का आपको है। हमने एक दौर देखा था टीवी में जब बड़े बड़े बाबाओं को घसीटते हुए मीडिया ट्रायल किया था टेलीविजन चैनल्स में, और वो जेल गए थे। उन कई बाबाओं का आपने नाम लिया, मैं आसाराम की बात कहूँ या राम रहीम की बात करूँ, 1.5-2 महीने ऐसा मीडिया ट्रायल चला कि जिन बाबाओं के आगे नेताओं के बोलने की हैसियत नहीं होती थी वो जेल चले गए। ये अजीब सा दौर कैसा है जब एक बाबा के समर्थन में एक तरह से इनडायरेक्टली सारे चैनल वाले आ गए हैं, बड़े बड़े संपादक रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट करके उनकी तारीफों को पुल बांध रहे हैं और वो बाबा उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। किसी बाबा पर सवाल उठे हों और पूरा मीडिया बाबा के समर्थन में आ जाए कि बाबा वाकई चमत्कारी है। मीडिया अपना क्यों मुंह गंदा कर रहा है? नहीं, मीडिया की भूमिका तो पहले भी हम, जब हम खुद मीडिया में थे तब हमने भी देखा है, हमारी आंखों के सामने देखा है कैसे बाबा राम रहीम की कवरेज होती थी, रामपाल की कवरेज होती थी, ये जो राधे माँ है उनकी कवरेज, उसकी कवरेज होती थी, टीआरपी मिलती है इसमें एक अच्छा। लेकिन विजय सर राधे माँ का इंटरव्यू अगर कोई करता था तो राधे माँ से तीखे सवाल पूछता था, इतने कि उनके आंसू निकल जाते थे। टीआरपी का खेल तब भी होता था, अब भी होता था। लेकिन ये कौन सा दौर है कि संपादक जी रात को 9 बजे कह रहे हैं कि अरे बाबा जी आप तो बड़े चमत्कारी हैं, फलाना है ढिमकाना है, और बाबा जी कह रहे हैं अरे बाबा आई एम प्राउड ऑफ यू। ये दौर तो नहीं हुआ ना कभी। अब क्या बताया जाए, राजनीति में गिरावट का दौर है, मीडिया में गिरावट का दौर है, और बिल्कुल हमने तय कर लिया है कि एक बार बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, शायद फिर वहां से उभरने का सिलसिला शुरू होगा। मेरे को तो एक ही बात कहनी है कि पहले एक वक्त होता था जब बाबा लोग थे वो कैलाश पर्वत पर रहा करते थे, तपस्या किया करते थे, और आजकल बाबा ग्रेटर कैलाश में रहते हैं एसी के कमरे। बहुत बढ़िया बात विजय सर आपने कही, और आपकी इसी बात के साथ इस प्रोग्राम को मैं यही खत्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप जुड़े हमारे साथ, विजय सर आप जुड़े, और प्रवीण आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमने की एक सार्थक बहस करने की, अब इसका निष्कर्ष आप ही निकालिएगा। देखते रहिए पब्लिक मीटर।